नमस्कार भाइयों। सभी भाइयों को दीपावली और छठ पूजन की शुभकामनाएं। बहुत दिन के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल फिनिशिंग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको आज बताऊंगा, जिससे जो भी न्यू लर्नर्स हैं, न्यू सीखने वाले हैं, जो कोई नया काम करने वाले हैं, उनको इन चीज़ों से बहुत हेल्प मिलेगी। ये कुछ जनरल बातें बताऊंगा। इसके बाद में मैं आपको गोल्ड प्लेटिंग के बारे में बताऊंगा, जो ओरिजिनल गोल्ड या आर्टिफिशियल गोल्ड की प्लेटिंग किस तरह की जाती है। वैसे तो और भी मैंने एक दो वीडियो बनाए हैं, बट जितनी ज़्यादा जानकारी वीडियो में मिल जाए उतना अच्छा होता है। तो जब एक वीडियो बनाते हैं, एक लेक्चर होता है, तो उसमें नई नई चीज़ें आती हैं सामने, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें और स्किप ना करें। कृपया करके स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, तो जो जानकारी मैंने वीडियो पे दी हुई होती है ना, उसको भी फ़ोन पर पूछा जाता है। तो कोशिश ये करें कि वीडियो पूरा देखें और पूरा देखने के बाद में उसमें अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई स्टेप रह गया है या हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं मिल पाई है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं कि हमें ये जानकारी चाहिए, तो वो जानकारी आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ लोग बोले भाई आप हमें जो है एक निकल प्लेटिंग का या गोल्ड प्लेटिंग का या कोई भी XYZ प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग है, टिन प्लेटिंग है, कॉपर प्लेटिंग है, ब्रास प्लेटिंग है, क्रोम प्लेटिंग है, कि भाई उसके सेटअप एक हमें लगाना है। आप हमें कोटेशन भेज दीजिए कि आप हमें रेट भेज दीजिए या क्या कॉस्ट उसकी आ जाएगी। हम अपने आसपास से परचेज कर सकते हैं। कुछ ऐसे शहर होते हैं जहाँ पर ये सारे मटेरियल अवेलेबल है, तो वो केवल ये पूछना चाहते हैं भाई कि हमें क्या कॉस्ट आ जाएगी, जिससे अगर वो मटेरियल ले पाएँ तो उन्हें आसानी हो और वो अपना एक प्रोग्राम बना पाए कि भाई इतनी कॉस्ट आएगी तो हम ये जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे, इतना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो उसमें मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे निकल प्लेटिंग का है या जो भी अभी प्लेटिंग के नाम मैंने लिए, तो उसमें क्या है कि हमें देखना होता है कि हमें हमारा जो आइटम है, हमारा जो पीस है, जिसके ऊपर हम कोई भी हम फिनिश करना चाह रहे हैं, कॉपर ब्रास जिंक जो भी, तो उस पीस का साइज क्या है, पीस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, डिजाइन क्या है। और चूँकि पीस को हम टैंक के अंदर, मतलब केमिकल बनाने के बाद पीस टैंक के अंदर डुबोना होता है और उसके ऊपर उसके बाद ही प्लेटिंग हो पाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है। तो आपको वो एक दिन में 1 घंटे में कितना पीस आपको चाहिए, आउटपुट चाहिए, मतलब कितना पीस आपको निकालना है, ये सब पहले पता होना चाहिए। उसके बाद ही डिसाइड हो पाता है कि भाई हम कितना बड़ा टैंक लगाएं। तो जितना बड़ा टैंक होगा उतना ही केमिकल ज़्यादा लगेगा, उतना ही बड़ा हमें रेक्टिफायर, जो इलेक्ट्रिक रेक्टिफायर है, वो लगाना पड़ेगा, उतना ही बड़ा हमें फिल्टर भी लगाना पड़ेगा, उतना ही बड़ा उसमें जो एजिटेटर, जो हवा को ब्लो करता है, हवा चलाई जाती है, उसके अंदर पानी को एजिटेट किया जाता है, वो लगाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम 200 लीटर पानी ले रहे हैं, तो उसमें छोटा फिल्टर काम करेगा, छोटा ब्लोअर काम कर जाएगा, रेक्टिफायर भी छोटा 100-200 एम्पियर का काम कर जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी तो उसमें रेक्टिफायर का साइज, एम्पियर साइज, ब्लोअर का साइज, फिल्टर का साइज, वो सब बढ़ते चले जाएंगे और कॉस्ट जो है हर स्टेप पे अलग अलग होगी। तो एक ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर कोई ये पूछता है कि भाई हमें एक छोटा सा सेटअप लगाइए। छोटे से सेटअप का मतलब ये है कि आप अपना पीस का डिज़ाइन देखिए, पीस कितना, लंबाई चौड़ाई क्या है, और एक दिन में आपको कितने पीस निकालने हैं। उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि भाई आप इतना बड़ा सेटअप लगाइए और आपकी उसमें ये जो है कॉस्ट आएगी। तो ये चीज़ बता रही थी, क्योंकि ये समस्या बहुत आ रही है मेरे सामने। जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, तो वो लोग इस तरह का, उनका भी टाइम ख़राब होता है, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ और उनसे फिर डिस्कशन करने में काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो मैं चाहूँगा कि वो जो भी इस तरह का प्लान कर रहे हैं, वो पहले अपने आइटम का साइज़ देखें। ये ज्वेलरी का आइटम इससे हट के होता है। ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी पे जो फिनिश करते हैं, उनके अमूमन 20, 22, 50 लीटर के टैंक होते हैं, तो वो अमूमन बता देते हैं कि हमें 40 लीटर बना दीजिए,
20 लीटर बढ़ा दीजिए, 50 लीटर बढ़ा दीजिए। तो ज्वेलरी के जो ज्वेलरी प्लेटिंग होती है, ज्वेलरी फिनिश होती है, तो उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। बाकी आइटम की मैं बात कर रहा हूँ जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पार्ट होते हैं या कोई और होम एसेंशियल पार्ट होते हैं, जिंक प्लेटिंग करने के लिए या निकल प्लेटिंग करने के लिए, घर की जो बाथरूम के अंदर जो टूटियाँ वगैरह यूज होती हैं, जो सैनिटरी आइटम होता है, तो वो सब एक उसके लिए ये है। बाकी ज्वेलरी के टैंक जो है वो तो प्रोडक्शन उनको पता होता है या उनको जानकारी भी होती है कि हमें डेली 1 किलो माल करना है, आधा किलो माल करना है, महीने में इतना माल करना है, तो वो आइडिया आराम से वो बता देते हैं कि भाई हमें इतना चाहिए। ज्वेलरी में इस तरह की समस्या नहीं है। बाकी जो लोग अलग से काम करते हैं उसमें इस तरह की समस्या आती है। एक सेकेंड और जनरल बात है, तो अभी मैं गोल्ड के बारे में भी बताऊंगा, गोल्ड की फिनिश कौन कौन सी होती है, उसको कैसे किया जाए, क्या किया जाए, वो भी बताऊंगा। क्योंकि गोल्ड फिनिश एक ऐसी फिनिश है, वो कई तरह से गोल्ड फिनिश आ जाती है। और जब हम गोल्ड कहते हैं तो गोल्ड की लुक वाइज बहुत सी फिनिशें होती हैं जिनको सभी को गोल्ड बोला जाता है। तो वो भी मैं बताऊँगा कौन कौन सी फिनिशें होती हैं और किस तरह हम उनको पहचान सकते हैं और हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सी फिनिश है और ये किस तरह से अचीव की जाएगी, किस तरह से होगी। तो एक दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ यहीं पर जनरल चीज़ में, कि अगर आप कोई भी प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो उस प्लांट का आप लगाने से पहले आप देखिए मार्केट में आपकी आउटपुट क्या है। मतलब आप उस आइटम को करने के बाद आगे मार्केट में सेल कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास इस तरह के फ़ोन भी आते हैं कि भाई हम प्लांट लगाना चाहते हैं और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आप हमें कुछ मार्केट प्रोवाइड करा दीजिए। तो देखिए हर जगह की मार्केट अलग अलग होती है, वो हमारे लिए प्रोवाइड कराना बड़ा मुश्किल काम है और हम इस तरह की मार्केट प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हर जगह अलग आइटम चलता है। हर तरह की आइटम एक तरह की आइटम हर जगह नहीं चलती हैं। ठीक है, तो एक ये तीसरी चीज़ थी। और एक और मैं जनरल बातों में एक बात बोलना चाहूँगा कि देखिए कोई भी पार्टी एक उसके पास एक सिंपल पीस होता है, किसी किसी पार्टी के पास होता है, सबके पास नहीं होता। या उसके दिमाग में माइंड में रहता है कि हमने इस तरह की फिनिश वहाँ देखी है, उसकी उस दुकान पर देखी है, वहाँ देखी है, तो उस तरह की फिनिश हमें चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि जो आपने पीस कलेक्ट किया है या जो आपके पास सैंपल आया है, उस पर दो चीज़ें होती हैं। उस पर प्रोसेस किया हुआ, कौन सा प्रोसेस किया हुआ है, और वो किस तरह के प्लांट में निकला हुआ है। ये आप इस चीज़ को गौर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। होता क्या है कि कोई पीस है, उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग की हुई है या निकल प्लेटिंग की हुई है, तो प्लेटिंग करने से पहले एक प्री ट्रीटमेंट का सिस्टम होता है, एक पॉलिशिंग का सिस्टम होता है, पीस को साफ करने का सिस्टम होता है। तो वो कैसा है डिपेंड इस बात पे करता है, पीस की फिनिश। सेकेंडली, अगर हम 20 लीटर का बात बना रहे हैं, किसी पार्टी का 20 लीटर का हमने केमिकल बना के तैयार करके दे दिया, केमिकल परफेक्ट है, केमिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कह रहे हैं आप इसमें 2 किलो एनोड लगाइए या 4 किलो एनोड लगाइए, पार्टी कह रही है भाई अभी ये तो ऐसा ना, आधा किलो में आप काम चलवा दीजिए। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आधा किलो में आप लगाइए, काम चलेगा, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा या करंट का थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, तो प्लेटिंग आएगी, परफेक्ट आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि टैंक में हवा चलनी चाहिए, पानी जो है ब्लो करना चाहिए, एजिटेट होना चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ लगाइए। बोले भाई साहब अभी मैं ऐसा ना 1 आध महीने काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ये सब लगा लूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जब वो पीस निकालता है तो जो पीस आप सैंपल पीस आप हमें दिखा रहे हैं, उस सैंपल के बराबरी वो पीस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको उस सैंपल के परफेक्ट मैच करने के लिए आपको सारे पैरामीटर जो है फॉलो करने होंगे, जो एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पैरामीटर होते हैं, और उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो प्लेटिंग आपकी होगी, अच्छी होगी, लेकिन आप एक कोई पीस लेके उससे मैच करना चाहेंगे तो वो मैच तभी हो पाए, क्योंकि केमिकल की क्वालिटी, केमिकल की कंसंट्रेशन सब वही होती है जो हम बताते हैं। बेस्ट केमिकल की कंसंट्रेशन हम बताते हैं, बेस्ट क्वालिटी का केमिकल हम बताते हैं, सारा कुछ बताते हैं। बस उसमें फ़र्क जो रह जाता है वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे हवा का प्रॉपर ना होना, फ़िल्टर का प्रॉपर ना। जैसे फ़िल्टर का मैं आपको बताऊं, फ़िल्टर का कैपेसिटी का हिसाब होता है कि भाई ये जो फ़िल्टर है, जैसे हमारा 100 लीटर पानी है तो हर घंटे वो पानी एक बार फ़िल्टर में रोटेट हो जाना चाहिए।
तो अब एक बार में रोटेट तो होता नहीं है। पता लगा 50-500 लीटर की टंकी है, फिल्टर लगा दिया छोटा, वो क्या है कि वो खाली टैंक में से पानी बाहर निकालेंगे तो 2.5-3 घंटा लगेगा। तो इसका मतलब है कि 3 घंटे में एक बार वो रोटेट कर रहा है। तो जब 3 घंटे में एक बार रोटेट कर रहा है तो पैरामीटर हमारा फुलफिल नहीं होगा। वो 1 घंटे में एक बार रोटेट होना चाहिए पानी पूरा फिल्टर के थ्रू। तो ये फिल्टर की कैपेसिटी इस तरह से सब चीज़ें होती हैं। ब्लोअर की कैपेसिटी, फिल्टर की कैपेसिटी, एनोड एरिया कितना, मतलब कि अगर हमने 1 स्क्वायर फीट कैथोड लगाया, प्लेटिंग का पीस लगाया प्लेटिंग करने के लिए, तो कम से कम 2 स्क्वायर फीट का एरिया हमारा निकल का होना चाहिए, तब वो पीस परफेक्ट हो पाएगा। तो वो भी एक पैरामीटर है। तीसरा करंट का है। करंट के लिए रेक्टिफायर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें रिपल फैक्टर ना हो। रिपल फैक्टर मतलब एसी का कुछ परसेंटेज बाहर आता है, वो पूरा फिल्टर करंट आना चाहिए। और करंट हमें जितना चाहिए उतना उसमें मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है, पीस हमने पहले टैंक लगवा लिया, ठीक है, और उसमें हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया तो हमारा आइटम सही निकल रहा है। अब पार्टी ने कहीं से किसी और का पीस पकड़ लिया। होता है अक्सर ऐसा है कि जब कोई सेटअप लग जाता है तो कुछ लोग आ जाते हैं कराने के लिए कि भाई हमारा ये पीस करवा दीजिए। वो पीस ओवर साइज होता है या उतना करंट हमारा रेक्टिफायर नहीं दे पाता है, तो कहते हैं बस ये पीस नहीं हो पा रहा, बाकी तो सब हो रहा। तो ये सब छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। तो इन चीज़ों को आप समझते हुए अपना सेटअप कीजिए। आप अपना सबसे बड़े से बड़ा पीस जो आपको करना है उसका साइज आप हमको दीजिए, या जहाँ से भी आप प्लांट लगवा रहे हैं, जो भी अपने आसपास है, जो सबसे बड़ा साइज आपका है जो आप प्लेटिंग करने वाले हैं वो साइज आप आगे दीजिए। तभी जो इंजीनियर है, जो भी आपका आगे प्लांट लगाने वाला है, वो आपको पूरी तरह गाइड कर पाएगा। मैं हो या कोई भी हो, तो उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। केमिकल तो बहुत लोग सही बनवा देते हैं, केमिकल की जानकारी बहुत लोगों को है, केमिकल परफेक्ट बना देते हैं, लेकिन ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती है इनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब आता हूँ मैं गोल्ड के फैक्टर पर, जो गोल्ड के लिए कहते हैं। देखिए, गोल्ड एक तो ओरिजिनल गोल्ड होता है, ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड होता है। उसके बाद हम 22 कैरेट पाएंगे, 20 कैरेट पाएंगे, 18 कैरेट पाएंगे, तो कलर वो चेंज होते चले जाएंगे। अब कैरेट में कलर में हम चेंज क्या करते हैं, इसमें कॉपर की परसेंटेज होती है। तो हम जीपीसी से, गोल्ड पोटेशियम साइनाइड होता है जो मार्केट में मिलता है, उससे, और जो इसके अलग कुछ केमिकल कंपोजिशन होते हैं, पीसी या हार्ड गोल्ड साल्ट, इस तरह बहुत से केमिकल आते हैं। मैंने अपने एक और वीडियो में पूरा केमिकल का नाम क्लियर करके बताया हुआ, अब आप देख सकते हैं। तो उसमें जब हम ये जीपीसी डालते हैं तो जीपीसी किस परसेंटेज का है उसके हिसाब से कलर आएगा। अब उस कलर को आपको चेंज करना है तो जीपीसी के साथ में आपको कॉपर का मिक्स देना पड़ेगा। कॉपर का जितना हम मिक्सचर उसमें देंगे वो आपका कैरेट घटता चला जाएगा। वो 18 कैरेट हो जाएगा, फिर 16 कैरेट हो जाएगा, तो इस तरह से, या 20 कैरेट होगा, 22 कैरेट होगा। तो ये सब कैरेट कॉपर की परसेंटेज क्या है, मतलब जो हम गोल्ड चला रहे हैं उसमें गोल्ड और कॉपर कितना मिक्स होकर चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गया ओरिजिनल गोल्ड का। अब सेकेंडली आता है एक, हम कहते हैं आर्टिफिशियल गोल्ड। आर्टिफिशियल गोल्ड कुछ नहीं होता, वो हमारा ईपीएल गोल्ड होता है, या हम डाई गोल्ड कहते हैं, या बॉम्बे गोल्ड कहते हैं। वो फिनिश होती है, वो गोल्ड होता ही नहीं है। कुछ लोग उसको 1 ग्राम गोल्ड करके बोलते हैं, 2 ग्राम गोल्ड करके बोलते हैं, लेकिन जब उनसे पूछो जी ऐसा है, जब इस पीस को हम काटेंगे, ठीक है, तो इसमें कुछ 10-20 मिलीग्राम गोल्ड निकलेगा, बोले नहीं ये गोल्ड नहीं निकलेगा, इसमें गोल्ड की कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब है गोल्ड उसमें है ही नहीं। 1 ग्राम गोल्ड करके वो देते हैं, बट गोल्ड उसमें है ही नहीं, क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड का मतलब हुआ 1 ग्राम गोल्ड अगर घिसेगा भी तो उसमें 10 मिलीग्राम तो रहेगा, 20 मिलीग्राम तो रहेगा। इसका मतलब गोल्ड उसके अंदर है ही नहीं। तो जब गोल्ड उसके अंदर नहीं तो 1 ग्राम गोल्ड करने का क्या मतलब है। तो होता क्या है, ये कोड नेम रखे हुए होते हैं उन्होंने अपने फिनिश के, उनकी एक फिनिश होती है, उन्होंने रख दिया भाई ये 1 ग्राम गोल्ड की फिनिश है, ये 2 ग्राम गोल्ड की फिनिश है, ठीक है, ये न्यूट्रल फिनिश है। तो वो अपने कोड नेम होते हैं उनके, जो इंडस्ट्री उस पार्ट को बनाती है, जो उस प्रोडक्ट को बनाती है, उनके कोड नेम होते हैं। तो उस कोड नेम से कलर पहचानना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो पार्टी क्या कर रही है, अंदर क्या उसका हो रहा है, वो कोई भी अब आप ही करना शुरू कर दीजिए। उदाहरण के तौर पे कोई एक फिनिश और उसको कोई नाम दे दीजिए, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट पार्टी उसको पहचानेगी कि क्या किया हुआ, ये बहुत मुश्किल होता है। बट हाँ, कि प्रोसेस क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, वो सेम होता है, उसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं होता है। अब मैं डाई गोल्ड की बात कर रहा था, तो डाई गोल्ड में क्या होता है, डाई गोल्ड से जैसे नाम से ही जाहिर है उसके अंदर कलर होता है। तो कलर कई तरह के, रेड, येलो और गोल्डन मिक्सचर भी आता है। तो वो कलर से जो भी कलर आप चाहें वो कलर आपको मिल सकता है। उसमें पहले एसिड कॉपर करना पड़ेगा, फिर निकल करना पड़ेगा, फिर सिल्वर करना पड़ेगा, और सिल्वर के बाद आप उसको डायरेक्ट गोल्ड कर सकते हैं। सिल्वर के बाद कुछ लोग येलो कोटिंग भी करते हैं, लाइट येलो कोटिंग होती है,
वो वाइट ब्राउन कोटिंग होती है, तो येलो ब्राउन कोटिंग होती है, उससे करने के बाद लोग गोल्ड करते हैं, तो उससे गोल्ड का लुक थोड़ा सा अलग आता है। देखिए बेस मेटल के हिसाब से सिल्वर करने के बाद आप गोल्ड करेंगे कलर कुछ अलग आएगा, निकल के ऊपर आप गोल्ड करेंगे तो कलर कुछ अलग आएगा। तो कलर इस तरह से भी कलर चेंज करता है पीस। तो पार्टी कौन सा कलर चाह रही है, मार्केट में क्या कलर चल रहा है, वो सब आपको अपने यहाँ करके एक एक दो पीस देखना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि कलर हम कलर किस तरह दे सकते हैं। और इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं कि एक ना लेकर है ना कुछ है, तो एक गोल्ड आता है ब्रास गोल्ड, तो निकल के ऊपर कुछ लोग डायरेक्ट ब्रास करते हैं, तो वो भी एक कलर आता है, बट वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता, उसके ऊपर लेकर आपको डिप लेकर या कोई भी लेकर करना पड़ेगा, तब आप वो थोड़ा सा ड्यूरेबल होता है। और गोल्ड के बस यही कलर होते हैं, गोल्ड के अलावा और कोई कलर इस तरह का नहीं है। ब्रास में कई कलर बन जाते हैं, डाई गोल्ड में कई कलर बन जाते हैं, ओरिजिनल गोल्ड में कई कलर बन जाते हैं। तो ये सब कलर करने के लिए आपको इसका बेस पॉलिशिंग के बाद आपका क्लीनिंग, जिससे स्मट डस्ट ग्रीस वगैरह प्रॉपर निकल जाए। उसके बाद आपका इसका ब्राइटनिंग प्रोसेस, मीन्स आप एसिड कॉपर कर रहे हैं या आप निकल कर रहे हैं, तो अमूमन ज्वेलरी में एसिड कॉपर किया जाता है पहले, और उसके बाद में डायरेक्ट हम गोल्ड करते हैं तो हमारा गोल्ड ज़्यादा लगता है, क्योंकि कॉपर का सरफेस रेड होता है, तो इसलिए हम पहले हल्का निकल का फ्लैश देते हैं। उसमें निकल का फ्लैश देने के बाद में हम उस पर सिल्वर करते हैं, और सिल्वर के बाद में हम गोल्ड कर देते हैं, जीपीसी गोल्ड हो या डाई गोल्ड हो। और निकल के ऊपर जो जीपीसी गोल्ड है वो डायरेक्ट भी होता है, उसका कलर अच्छा आता है, और सिल्वर करने के बाद आप कलर करेंगे तो वो और अच्छा कलर आएगा। बट सिल्वर के बाद कई बार जो ब्राइटनेस है वो डाउन हो जाती है, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सब जनरल बातें थी जो मैं आज काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी बिजनेस के कारण मैं बहुत टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, अभी इधर उधर थोड़ा जाना बाहर ज़्यादा रहा था। तो और इस वीडियो में के बारे में आपको कोई भी जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं गोल्ड फिनिश के बारे में। इसके सारे केमिकल्स और इसके बारे में मैंने और पहले वीडियो बनाई हुई है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सब्सक्राइब करें और उस पर वीडियो देख सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं अधिक से अधिक वीडियो आपको बनाकर आपकी सेवा करता रहूँ। धन्यवाद।